आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। आयुर्वेदो जयतु सततं भारते विश्ववन्दे नौकाभूतो गदजलनिधौ मज्जतां मानवानां। नमस्ते डियर पीपल आउट देयर वाचिंग अस ऑन आयुर्वेदा नेटवर्क। सबसे पहले तो आप सभी को ग्रीटिंग्स ऑफ द 8th आयुर्वेदा डे एंड वेलकम टू अ फ्रेश एडिशन ऑफ आयुर्वेदा नेटवर्क डायलॉग्स ऑन आयुर्वेदा नेटवर्क चैनल। आई एम वैद्य पंकज शर्मा एंड आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ ठाकुर एंड एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम शिमला, हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर सौरभ ठाकुर कायाकल्प आयुर्वेदा स्किन एंड हेयर लेजर क्लिनिक टू शिमला में कार्यरत हैं और ये इसे ओन भी करते हैं और यहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में एस्थेटिक मेडिसिन एंड कॉस्मेटोलॉजी के विषय में के स्कोप में इसमें लिमिटेशंस, इसकी स्ट्रेंथ्स और किस तरह से इसका आउटकम है उसके विषय में आज हम जानेंगे डॉक्टर सौरभ से। तो चलिए आज के आयुर्वेदा नेटवर्क डायलॉग्स का हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो नमस्ते डॉक्टर सौरभ। हेलो। वेलकम टू आयुर्वेदा नेटवर्क। तो शुरुआत करेंगे हम डॉक्टर सौरभ के इंट्रोडक्शन से और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग के विषय के बारे में जानते हुए। डॉक्टर सौरभ, सबसे पहले आप हमें अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से और कब प्राप्त की। मैंने अपनी BMS की पढ़ाई गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोड़ा से की जी। उसके बाद मैंने फेलोशिप इन मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी किया इलामेड से, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर एंड एस्थेटिक मेडिसिन है। उसमें हमारे डॉक्टर अजय राणा सर जो इसके प्रेसिडेंट हैं और चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे हमने ये शिक्षा प्राप्त की। जी। तो जैसे कि हमें पता चला कि डॉक्टर सौरभ ने अपनी BAMS की पढ़ाई राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोड़ा से प्राप्त की और कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक मेडिसिन की ट्रेनिंग के बारे में हम आपसे थोड़ा और जानेंगे कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने इसकी ट्रेनिंग की है बेसिकली। देखिए, जो इंस्टीट्यूट है वो इलामेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर एंड एस्थेटिक मेडिसिन इलामेड। जो इसके क्या बोलते हैं, फाउंडर है एंड डायरेक्टर है डॉक्टर अजय राणा सर है। उन्होंने जर्मनी जाके एस्थेटिक्स की पूरा जो प्लास्टिक सर्जन्स थे उनसे सारा कुछ सीखा। फिर इंडिया में आके लेजर्स, एस्थेटिक्स, बोटॉक्स, डर्मल फिलर्स, केमिकल पील्स, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जागरूक किया हम सबको और मैनी मोर एस्थेटिक फिजिशियन इन्होंने तैयार की। जी। तो इसके विषय में आपको पता कहाँ से चला कि कोई एक, जैसे कि आयुर्वेद की डिग्री, एक फॉर्मल डिग्री के बाद एक थोड़ा सा संक्षेप होता है, तो इसके विषय में आपको पता कहाँ से चला कि एक एस्थेटिक मेडिसिन और कॉस्मेटोलॉजी में भी कुछ किया जा सकता है? वो मुझे पहले से थोड़ा इंटरेस्ट था एज फेस को एजिंग क्यों होती है, तो मैं सर्च करता रहता था कि जैसे फेस में एजिंग है, हेयर के बारे में थोड़ा लोगों को सुंदर दिखाने के लिए, तो मेरा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं सर्च करता रहता था काफ़ी। जी। तो आपने ये BMS के बाद कब इसकी पढ़ाई आपने की? ये मैंने ड्यूरिंग इंटर्नशिप मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया फेलोशिप में। एंड इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के विषय में आप कुछ बताइए। हैंड्स ऑन इसमें ऐसा है कि 6 मंथ्स का फेलोशिप है। इसमें हैंड्स ऑन में आपका 9 डेज है। 9 डेज हैंड्स ऑन। तो मैंने ये जम्मू में इसका जो बैच था वो ऑन किया था वहाँ जम्मू में। तो बेसिकली इसमें आपको क्या क्या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है? बेसिकली हैंड्स ऑन में इसमें हमें सब कुछ बताया गया था 9 डेज में। तो हमें सब कुछ हमारी क्लासेस भी होती थी 1 बजे तक। जी। फिर 1 बजे 1 से 5 हम हैंड्स ऑन में होते थे सारे। नहीं, मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्रोसीजर्स होते होंगे कुछ इसमें, वैसे कौन कौन से कुछ आप नाम बता पाएं? केमिकल पील्स होती थी जी। एक्सफोलिएशन के लिए, फेस के रिजुवेनेशन के लिए। इसमें आपकी TCA पील है फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, और आपकी ग्लाइकोलिक पील फॉर एक्ने के लिए, सैलिसिलिक पील्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पील्स होती है, रेटिनॉल पील्स ये है। और आपके प्रोसीजर बहुत है इसमें, केमिकल पील्स साथ। तो जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक एस्थेटिक मेडिसिन एंड कॉस्मेटोलॉजी जो है एक उभरता हुआ ब्रांच है बेसिकली। मॉडर्न की तरफ तो इसका थोड़ा रुझान पहले से था फॉरेन में, बट एक आयुर्वेद फील्ड से एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी मेडिसिन में थोड़ा एक नया कुछ रुझान है। तो इस फील्ड में आप किन किन कंडीशंस को डील करते हैं? इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं हेयर फॉल। जी। मेनली हेयर फॉल के पेशेंट है, ये एंडोजेनेटिक एलोपेशिया जिसको हम आयुर्वेद में खा लेते हैं या पा लेते हैं हम कह सकते हैं। तो मेनली हम वही देखते हैं, हेयर फॉल। फिर स्किन में जैसे डलनेस आ गई है, सन टैन हो गया है, वो हम देखते हैं। इसमें हम BRP करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो करते हैं।
और इसका एक 10 टाइम बेटर PRP से एक न्यू आया है GFC, जी ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। उसमें क्या होता है, वायल्स होती हैं आपके, उसमें पहले ही कंसंट्रेटेड होता है उसमें ग्रोथ फैक्टर्स। तो उसमें आपको PRP और प्लेटेड पुअर प्लाज्मा सेपरेट नहीं करना पड़ता, वो हम डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं स्काल्प में, क्योंकि उसमें पहले से ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जी। नहीं तो अब हम क्या करेंगे ना कि हम एक छोटी छोटी 2-3 जो बेसिक आप कंडीशंस जो एक वाइड स्प्रेड तौर पे आप देखते हैं कम्युनिटी में, उसके विषय में हम थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपने हेयर फॉल कंडीशन के बारे में बताया, तो आपको अपनी प्रैक्टिस में क्या लगता है कि ऐसे कौन से कारण हो रहे हैं आज के ज़माने में, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, और एज अ एस्थेटिक फिजिशियन आप उसको डील किस तरह से करते हैं? जहाँ तक बात है हेयर फॉल की, हेयर फॉल मेनली है एंड्रोजेनेटिक, अनुवांशिक जो हमें खानदानी गंजापन मिलता है, तो मेनली वही है। तो उसको प्रमोट करके हम ऐसा उसके लिए कोई एक कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको परमानेंटली उसको बाल्डनेस को स्टॉप करेगी। जब तक हम प्रोसीजर में अप टू डेट रहेंगे तब तक ही वो आपका हेयर फॉल कंट्रोल करेगी, यही है। मतलब आपको ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी। मतलब हम कहते हैं कि जैसे PRP है हेयर फॉल के लिए, तो आप 3 सिटिंग पर, मतलब हर महीने में 1 सिटिंग ले लीजिए, उसके बाद हर 3 महीने में 1 बारी लीजिए, फिर हम मेंटेनेंस डोज में आ जाइए, फिर 6 महीने में 1 बारी कर लीजिए, फिर साल में 1 बारी करा लीजिए। जी। और जैसे कि रिंकलिंग के लिए एक बोटॉक्स हाँ, बहुत ज़्यादा है, उसमें आजकल- उसके विषय में जैसे कि आजकल जैसे देखा जाता है बोटॉक्स, जैसे फाइन लाइंस है आपके फोरहेड में लाइंस आ रही है, मतलब आपके यहाँ पे फ्राउन लाइन, जैसे आप पढ़ते हैं कुछ तो यहाँ पे फ्राउन लाइन बनती है, और क्रोफिट बनता है यहाँ पे, मेनली क्रोफिट ज़्यादा है आजकल, तो क्रोफिट है, और आपका नेजोलेबियल फोल्ड है यहाँ पे फेस के पास, तो इन सब के लिए बोटॉक्स हैं। बोटॉक्स का आपका ऐसा है कि ये मतलब हम मेनली तो 4 यूनिट्स हम हर फेस में डालते हैं कंडीशन के हिसाब से कि आपके स्टैटिक रिंकल है और डायनेमिक है। और मेनली जो आपका बोटॉक्स है वो आपका जो आपके डायनेमिक रिंकल्स हैं, जो आपके से आप एक्सप्रेशन बनाते हैं उनके साथ आते हैं, उनमें ज़्यादा काम करता है। जी। और जैसे कि ये स्किन की जो हाइपर पिगमेंटेशन है या एक्ने पिंपल्स की कंडीशन है, उन चीज़ों को भी आप डील करते होंगे, तो किस तरह से उस चीज़ को डील करते हैं? एक्ने का भी है, जैसे मेनली हम एक्ने तो इतने हैं नहीं, एक्ने स्कार्स करते हैं कि पोस्ट एक्ने जो पोस्ट एक्ने स्कार, जैसे यंगस्टर जैसे पेशेंट आते हैं उनको स्कार्स रहते हैं एक्ने के, मतलब इसमें आपके स्कार्स में आपके आते हैं, एक है आपका आइस पिक स्कार्स, रोलिंग स्कार और बॉक्स स्कार्स, जो गड्ढे गड्ढे पड़ जाते हैं फेस में ना, जी। तो उनके लिए हम मेनली TCA पील करते हैं। TCA पील में 100% हम यूज़ करते हैं। ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड जिसे बोलते हैं। हाँ, TCA पील, जी। तो उसको हम एक्ने के स्कार्स के लिए। तो आप ऐसा ये बताएं, जैसे एक भ्रांति है एक जनमानस में कि ये एक महंगी तौर पे एक होने वाली चिकित्सा है, या एक जिसे हम कहें शौकिया तौर पे चिकित्सा है, तो इसकी भ्रांति को आप कैसे तोड़ेंगे कि एक एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी मेडिसिन एक अलग से एक मेडिसिन की स्पेशलिटी के तौर पे उभरे, जिससे कि इन लोगों को ये पता लगे कि हाँ शायद हमारी हेल्थ या हमारी स्किन के लिए इसकी ज़रूरत है, तो वी शुड कंसल्ट एन एस्थेटिक फिजिशियन फॉर दैट। हाँ, इसका ऐसा है कि डर्मेटोलॉजिस्ट काफ़ी है आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन एक डिफरेंट है। जी। इसकी ब्रांच हो सकती है डर्मेटोलॉजी की। प्लास्टिक सर्जन भी एक अलग विषय है, क्योंकि जो एस्थेटिक्स है वो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स है। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी जिसे कहते हैं ना, उससे एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी किस तरह से अलग है, वो बताएंगे आप? वो आपका इस तरह से डिफरेंस है क्योंकि हम प्रोसीजर है, एस्थेटिक्स जो प्रोसीजर है ये मतलब अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है किसी भी डॉक्टर की, आइदर इट इज फ्रॉम मतलब किसी भी फील्ड में, आइदर इट इज मतलब डेंटल डॉक्टर है, आयुष डॉक्टर है, उसकी अगर अच्छी मतलब क्लिनिकल ट्रेनिंग हुई है तो वो हैंडल एस्थेटिक्स कर सकता है जी, क्योंकि आपके जो ये प्रोसीजर्स है वेरी सेफ है और ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स है, सारे के सारे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर आते हैं जी। इसमें कोई हार्म नहीं होता है पेशेंट को। एंड कॉस्मेटोलॉजी के जिसको बोलते हैं हम, इंटरनल मेडिसिन का इंटेक नहीं होता है कुछ इसमें? ऐसे इंटरनल तो हम कुछ देते नहीं है, मतलब वो ये मेनली सन प्रोटेक्शन देते हैं हम स्किन के लिए, तो सन प्रोटेक्शन जी मेनली जी। ऐसे में मतलब कोई ओरल ड्रग्स तो मैं कुछ देता नहीं, मतलब उस कहने का मतलब ये है कि हम स्किन को बाहर से हम ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। बाहर से। जी। तो एक जो
अब अभी तक देखने वालों को हमें ये एक क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि हाउ वी कैन हैव अ स्कोप फर्दर स्कोप इन दिस फील्ड. So we will listen from Dr. Saurabh ki what could be the scope of this medicine of aesthetics and cosmetology in the further future for the upcoming graduates, both in the field of modern medicine and Ayurvedic और आयुष medicine. डॉक्टर साहब आप प्लीज़ ये हमें बताने की कोशिश करें कि इस नई उभरती फील्ड का स्कोप कैसा है मार्केट में ऐसा है कि इस समय अगर आप पेशेंट को अच्छे रिजल्ट देते हो, अगर आप ट्रेंड अच्छी तरह से हो, तो आप पेशेंट को मतलब काफ़ी, अगर आपको पेशेंट मतलब इसमें मार्केट बनाना मतलब आपको पेशेंट डील करना पड़ेगा पहले अच्छी तरह से, उन्हें बताना पड़ेगा कि इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कि भाई आपको हम किसी को धोखे में नहीं रख सकते पेशेंट को. हम जैसे हेयर फॉल का पेशेंट है तो हम उसको पहले PRP सिटिंग में हम उसे वो नहीं बोल सकते कि आपके पूरे बाल आ जाएंगे, क्योंकि हेयर का एक साइकिल होता है, इसमें 3 फेजेस होते हैं, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन. तो टीलोजन से एनाजन फेज आने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स लगते हैं हेयर्स को. तो कोई इसमें आपको कोई मिरेकल नहीं होगा एक रात में. टाइम टेकिंग प्रोसेस, पेशेंट को थोड़ा रिजल्ट है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जी. और एक स्कोप की बात कर रहे हैं तो इसमें एक फाइनेंशियल जो आउटपुट होता है उसके बारे में बताइए कि किस तरह से इसकी फाइनेंशियल चार्जिंग होती है एंड हाउ द फाइनेंशियल आउटपुट कुड बी. इसमें ऐसा है कि हम मतलब कि जो आपका हर प्रोसीजर का जो कॉस्ट है वो क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करता है, उनकी एम्बियंस में करता है, और मतलब सब कुछ देखा जाता है, स्टाफ स्टोव जो है जी उसमें वेरी करता है ये सारे जी ऑल प्रोसीजर्स जी. और एक इसको कहते हैं ना कि एक समझदारी के तौर पे हमें ये भी समझना जरूरी है कि इस फील्ड की लिमिटेशंस क्या है. तो एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी मेडिसिन के एक लिमिटेशंस के तौर पे आप क्या देखते हैं बेसिकली? लिमिटेशंस में तो ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब फिर भी वही है कि मतलब यू शुड बी ट्रेन्ड प्रॉपर्ली. ओके, कि ट्रेनिंग ही है जिसकी वजह से एक हम अच्छा आउटपुट दे सकते हैं. अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप मल्टीपल सीटिंग्स में भी जाएं और आपको आउटपुट ना आए, फिर पेशेंट आपको बोलेगा कि भाई इतने पैसे भी हुए जी, वेस्टेज ऑफ मनी हो गया जी. तो इन द एंड वी वुड लाइक टू एक्नॉलेज डॉक्टर सौरभ, और हम ये उनसे पूछना चाहेंगे कि जो पेशेंट्स हैं वो किस तरह से उन्हें कांटेक्ट करें और उनसे कहाँ मिल सकते हैं. तो डॉक्टर सौरभ आप एक बार अपना कांटेक्ट की डिटेल्स बता दें. किसी को भी हेयर फॉल की कोई दिक्कत हो, या फेस में कोई भी फेस की स्किन की, हेयर्स की, फेस में रिंकल्स आ गए हैं या कुछ भी है, मतलब स्कार्स है, तो वो हमें यहाँ पे हमारा क्लिनिक है कायाकल्प आयुर्वेदा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक 22 शिमला में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जी. और बिल्कुल हम जो कांटेक्ट नंबर है डॉक्टर सौरभ का और कुछ डिटेल्स हैं, इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे. सो कमिंग टू द एंड, वी वुड लाइक टू नाउ ऑनर डॉक्टर सौरभ विद अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम आवर साइड in the form of a certificate that we always provide to our guests on the Ayurveda Network channel. Thank you, Dr. Saurabh. Thank you for such a wonderful explanation of this new emerging field that is aesthetics and cosmetology. और क्योंकि आज एक आयुर्वेदा डे का भव्य दिन है और आयुर्वेद के एक फॉर्मल एजुकेशन के तौर पे डॉक्टर सौरभ ने अपने BMS कंप्लीट किया और उसके बाद एक डिफरेंट फील्ड चूज़ की जो एक नया अरीना ओपन करता है स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले आयुर्वेदाचार्यों के लिए. तो थैंक यू डॉक्टर सौरभ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू.